आज हम लोग देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था के बारे में, जो आपके बीए सेकेंड ईयर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपके बीए सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था। तो हमको ये पता चलता है कि मनसबदारी व्यवस्था जो है मध्य एशिया से प्रेरित एक प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें जो है भारतीय मूल्यों को जोड़ दिया गया। जिसमें क्या जोड़ा गया? भारतीय मूल्यों को जोड़ दिया गया। देखते हैं कि जो मनसबदारी व्यवस्था है ये दशमलव पद्धति पर आधारित थी और लोगों को जो है 10 से लेकर 5,000 तक का मनसब प्रदान किया जाता था। ये बात समझ आई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मनसब का अर्थ क्या होता है। तो हमको ये पता चलता है मनसब का अर्थ होता है पद, और पद में जो है वेतन भी आ जाते हैं, सेना, घोड़े व हथियार भी शामिल होते हैं और पदा अनुमान भी शामिल होता है। अगर कोई बोले कि मनसब का अर्थ क्या है, तो आप लोग सीधा एक ही चीज बोल सकते हैं कि मनसब जो है एक पद है, और पद के माध्यम से ऐसा इंसान जिसके वेतन का निर्धारण भी होता है, ऐसा इंसान जिसके पास कितना सोना है, कितने घोड़े हैं, कितने हथियार हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ ये पता चलता है कि उसका पद अनुमान कितना है, वो कौन से पद पर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो मनसबदारी व्यवस्था थी या मनसब जो था वो एक राजकीय नौकरी थी, साथ ही साथ जो है जिसमें समेकित व्यवस्था जो है अपनाई जाती थी, जिसमें सैन्य लोग भी शामिल होते थे, मतलब सेना के लोग भी, नागरिक लोग भी शामिल हो सकते थे, और कुलीन वर्ग जो अमीर कुलीन होता था वो वर्ग भी शामिल हो सकते थे। इसी पॉइंट को फिर देखते हैं कि जो मनसबदारी व्यवस्था है वो राजकीय नौकरी थी, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो थी एक समेकित व्यवस्था थी, मतलब सभी लोगों को जोड़कर किया जाता था, सभी लोगों को जोड़ा जाता था, जिसमें जो है सेना के लोग भी शामिल होते थे, नागरिक भी शामिल होते थे, और अमीर कुलीन के लोग भी शामिल हो सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे लोग जो मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं या जिन्हें मनसब प्राप्त है, उनको जरूरत पड़ने पर सैन्य सेवा भी क्या करनी पड़ती थी? देनी पड़ती थी। हम देखेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था जो है 1577 ईस्वी में, मनसबदारी जो व्यवस्था है वो 1577 ईस्वी में एकल पद्धति पर आधारित थी, लेकिन 1592 ईस्वी को जो है इसमें द्विवर्गीकरण कर दिया गया। मनसबदारी व्यवस्था में द्विवर्गीकरण कर दिया गया, और द्विवर्गीकरण कर इसमें जात एवं सवार पद को जोड़ दिया गया। जात का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका पद और वेतन का निर्धारण होता है, उसको बोला जाएगा जात। और सवार का अर्थ होता है कि उसके पास कितने घोड़े हैं। तो जात का अर्थ होता है, अगर किसी व्यक्ति को जात और सवार से अगर जानना हो तो हम ये भी जान सकते हैं कि जात जो है पद व वेतन का निर्धारण करता है, जबकि सवार जो है वो घुड़सवार को निर्धारण करता है कि किसी व्यक्ति के पास कितने घुड़सवार है, उसका पद क्या है और उसके वेतन का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। और यह बात जानने योग्य है कि जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसमें सद्र और काजी को शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि पता है आप लोगों को सद्र जो है क्या होता था? धार्मिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, और काजी जो है न्यायालय से जुड़ा हुआ था। तो इन दोनों लोगों को जो है मनसबदारी व्यवस्था पर जो है लागू नहीं किया गया, मतलब इनको शामिल ही नहीं किया गया। जब हम देखते हैं कि मनसबदारी कितनी थी, तो हमको आइन ए अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, उसमें ये पता चलता है कि मनसबदारी व्यवस्था जो है 66 वर्ग में विभाजित थी। कितने वर्ग में? 66 वर्ग में। परंतु हम देखते हैं बाकी सारे पुस्तकों में ये वर्णित है कि मनसबदारी टोटल 33 हुआ करती थी। किसमें बोल रहे हैं? ये आइन ए अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, उसमें ये बोला जाता है कि टोटल 66 प्रकार की थी, लेकिन बाकी बुक में बोला जाता है कि सिर्फ 33 प्रकार की थी। जितने भी लोग मनसब के अंतर्गत आते थे उनको नगद वेतन दिया जाता था, तो कभी कभी जागीर के द्वारा भी जो है इनका वेतन का निर्धारण होता था। ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को मनसब प्रदान किया जाता था तो कभी भी जो है उनको अपने क्षेत्र पर जागीर प्रदान नहीं की जाती थी, परंतु राजपूतों को जो है उनके स्थान जहां से वो रिलेटेड है या जहां उनकी पैदा है वहीं पर जो है उनको क्या प्रदान किया जाता था? जागीर प्रदान किया जाता था। और ऐसे जागीर को वतन जागीर कहा जाता था, जो अनुवांशिक होती थी, मतलब वंशानुगत चलती थी। किसी राजपूत के मरने के पश्चात उसका पुत्र जो है उस क्षेत्र का क्या होता था? जागीर का मालिक हो जाता था, और ऐसे जागीर को बोला जाएगा वतन जागीर, जो सिर्फ राजपूतों को दी जाती थी। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, मशरूत मनसब। औरंगजेब जब राजगद्दी पर बैठेगा तो उसके शासनकाल में मनसब का एक नया ही पैटर्न सामने आता है, जिसको बोला जाएगा मशरूत मनसब।
और ये मशरूत मनसब जो है सशस्त्र मनसब होता था, मतलब किसी को शर्त के अनुसार दिया जाता था जो विशेष परिस्थितियों में काम आता था। यहाँ पर बी डॉट परी डॉट लिखा गया, इसका मतलब है विशेष परिस्थिति। और ये विशेष परिस्थिति में जब दिया जाता था तो इसमें सवार पद हमेशा जात पद से क्या हो जाती थी, ज्यादा हो सकती थी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं अकबर के शासनकाल में, है ना, अकबर का जो शासनकाल था उसमें उन्होंने एक नया पद्धति चालू किया जिसको बोला जाता है दहविष्टि। दहविष्टि का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास 2 घोड़े उपलब्ध हो, मतलब मनसब तो रहे ही साथ 2 घोड़े अतिरिक्त हो, उनको जो है दहविष्टि बोल दिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं कि ये अधसवार क्या होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास सिर्फ 1 घोड़ा हुआ करता था उसको अधसवार बोला जाता था। ठीक है, तो दहविष्टि और अधसवार का मतलब पता चला। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं कि जो युवराज हुआ करते थे, मतलब जो मुगल कालीन युवराज थे, उनको जो है अधिकतम 5000 तक का मनसब दिया जाता था, उससे ज्यादा उनको मनसब नहीं दिया जाता था। लेकिन 2 लोग थे मुगल काल में, पहले थे मानसिंह और दूसरा थे मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका ये ऐसे लोग थे जिनको 5000 से ज्यादा 7000 का मनसब प्राप्त था, मतलब इनको मनसबदारी व्यवस्था में ऊंचा पद दिया तो गया ही था, साथ ही साथ उनको 7000 का मनसब दिया गया था। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं 500। अगर किसी व्यक्ति को 500 तक का मनसब प्रदान है तो उस व्यक्ति को बोला जाता था मनसबदार। और ऐसे मनसबदार जो है निम्न स्तर के हुआ करते थे। अगर किसी व्यक्ति को 500 से 2500 के बीच जो है अगर मनसब प्राप्त है तो ऐसे मनसबों को बोला जाता था, कि ऐसे व्यक्ति को बोला जाता था अमीर। और ये मध्यम श्रेणी के हुआ करते थे या मध्यम स्तर के हुआ करते थे। ये समझ आया? निम्न स्तर जिसका 500 तक का मनसब है, जिसको मनसबदार बोला जा रहा है, वो निम्न स्थिति के हैं या निम्न स्तर के हैं। 500 से 2500 तक का दिया जाएगा तो ऐसे लोगों को अमीर बोला जाएगा और ये मध्यम स्तर के होते हैं। नेक्स्ट आता है जो 2500 से 5000 के बीच है। कहां से? 2500 से 5000, ऐसे लोगों को बोला जाता था अमीर ए आजम। और ऐसे लोग जो है उच्च स्तर के हुआ करते थे। आप लोग एक बार इतना स्क्रीनशॉट मारिए, फिर देखेंगे कि किस तरीके से जो है मनसब प्रणाली पर परिवर्तन हो रहा है ना, उसके बारे में तो हमको देखना है ना कि परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है। इतना समझ आया आप लोगों को? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं कि जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन किस तरीके से होता है। तो हम देखेंगे कि अकबर की मृत्यु के पश्चात जब जहांगीर जो है शासन धारण करते हैं तो 1615 ईस्वी में जहांगीर मनसबदारी व्यवस्था में जो है एक नया चीज लागू करते हैं जिसका नाम था सी अस्पा और द्वि अस्पा। सी अस्पा का अर्थ है 1 घुड़सवार अतिरिक्त और द्वि अस्पा का अर्थ है 2 घोड़े अतिरिक्त। और जितने भी हैं, है ना, जितने भी व्यक्ति को द्वि अस्पा दिया जाता था तो जितना उनके पास जात पद है उससे ज्यादा उनको सवार पद रखना पड़ता था, मतलब जस्ट दुगना। अगर उनको जो है 3000 का मनसब दिया गया है तो उनको लगभग जो है 6000 को सवार रखने पड़ते थे। तो इस तरीके से जस्ट डबल। इतना क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कि जब शाहजहां, जहांगीर के पश्चात जब इनके पुत्र शाहजहां गद्दी पर बैठे तो शाहजहां ने एक नया पद लागू किया जिसका नाम था जमा एवं हासिल। मतलब आप कितना जमा करते हैं और वहां से आपको कितना हासिल होता है। इसी पद्धति में जो है शाहजहां ने एक नया वेतन प्रणाली लागू किया जिसमें मनसबों को जो है ना, जो मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति थे जिनको मनसब प्रदान था उनको 6 माही वेतन दिया गया। मतलब अब हर महीना वेतन नहीं दिया जा रहा है, अब कितने महीने वेतन दिया जा रहा है? 6-6 महीने के डिस्टेंस में वेतन दिया जा रहा है। तो ऐसा 6 माही वेतन प्रणाली लागू किया था शाहजहां ने। नेक्स्ट देखते हैं कि मसरूत मनसब, याद करो यहीं पर भी बताया था मसरूत मनसब होता क्या है। तो सेम टू सेम औरंगजेब के शासनकाल में एक नई पद्धति लागू हुई जिसको मसरूत मनसब बोला गया।
और मंसूब मसब जो है एक सशस्त्र मनसब होता था जिसको विशेष परिस्थितियों में क्या किया जाता था, दिया जाता था। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ पर एक चीज समझ आती है कि औरंगजेब तो कट्टर मुसलमान था। आप लोगों को मैंने क्लास में बताया कि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था और यह शरीयत के अनुसार शासन करता था, संगीत को प्रतिबंध लगा दिया था। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हिंदू मनसबदार भले ही जो है ना, औरंगजेब जो था वो कट्टर मुसलमान था, लेकिन माना जाता है कि उसके शासन काल में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे और हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 33% थी। ठीक है, कितना परसेंट? 33%। जरा सोचो, 1/3 पूरे हिंदू मनसब थे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अलतमगा जागीर, है ना, अलतमगा जागीर, है ना, अलतमगा जागीर। जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर ने मुस्लिम वर्ग को संतुष्ट करने के लिए एक नया जागीर प्रणाली लागू की जिसको अलतमगा जागीर कहा जाता था। और ये जो अलतमगा जागीर है ना, वो जो है यहाँ डायरेक्ट वतन जागीर की तरह जो राजपूतों को प्रदान की जाती थी और अनुवांशिक होती थी, वैसे ही मुस्लिम वर्ग को दिया जाने वाला अलतमगा जागीर भी जो है वो अनुवांशिक होती थी। तो दो जो है वंशानुगत चलता था, पहला कौन सा? अलतमगा जागीर और ये वतन जागीर। इतना स्क्रीनशॉट मार लो आप लोग आराम से, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी ने कमेंट किया है कि सर ये वाला हमको समझ नहीं आया। ठीक है, फिर से बता देता हूं उसमें क्या है। ऐसा व्यक्ति जिसको 500 तक का मनसब प्रदान है, 500 तक, ऐसे लोगों को मनसबदार कहा जाता था और ये निम्न स्तर के हुआ करते थे। ऐसे व्यक्ति जिनको 500 से 2500 तक का क्या दिया जाता था, मनसब प्रदान किया जाता था। कब तक? 500 से 2500 तक का मनसब प्रदान किया जाता था। ऐसे लोगों को अमीर बोला जाता था और ये जो अमीर होते थे वो मध्यम स्तर के होते थे। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे व्यक्ति जिनको 2500 से 5000 तक का मनसब प्रदान किया जाता था, ऐसे लोगों को अमीर ए आजम कहा जाता था और ये अमीर ए आजम जो है उच्च वर्ग के हुआ करते थे। यहाँ तक आप क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। एक किसी ने कमेंट किया है कि सर ये वाला हिस्सा हमको समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, हम फिर से समझा देते हैं। मनसब का अर्थ होता है पद, आप कौन से पद में हैं। और जब देखा गया कि मनसब का अर्थ क्या होता है या मनसब के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है, तो मनसब के अंतर्गत चीजें होती है किसी व्यक्ति का वेतन कितना है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, उस व्यक्ति के पास कितनी सेना है, कितने घोड़े हैं, कितने हथियार हैं, और वो जो है इन तीनों स्तरों में से उसका पद कौन सा है, इसी का अर्थ होता है क्या, मनसब का ये पूरा अर्थ है। और ये जो मनसबदारी प्रणाली थी वो दशमलव पद्धति पर आधारित थी, जो 10 से लेकर 5000 तक का लोगों को मनसब प्रदान करती थी। आई कहां से थी? मध्य एशिया से आई थी, जिसमें भारतीय मूल्य का समावेश हो गया और उसको मनसबदारी व्यवस्था से बोला गया या जोड़ दिया गया। ठीक है, 1577 ईस्वी में जो है, 1577 ईस्वी में ये एकल पद्धति पर आधारित थी, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति को ही जात या सवार दे दिया जाता था। लेकिन 1592 ईस्वी में अकबर के शासन काल में इसको द्विवर्गीकरण कर दिया गया और द्विवर्गीकरण करने के पश्चात जो है जात और सवार पद को जोड़ दिया गया। जात का अर्थ होता था कि वो व्यक्ति जो है कौन से पद पर है और उसका वेतन कितना है, और सवार का अर्थ होता था कि उसके घुड़सवारों की संख्या कितनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, बार बार पढ़ लेना, हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है। कल हम लोग देखेंगे मुगलकालीन स्थापत्य के बारे में। क्या देखेंगे? मुगलकालीन स्थापत्य। मैं आप लोगों को क्लास में बताया था बाबर के समय, औरंगजेब के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय, अकबर के समय क्या क्या महल बने हैं, क्या क्या किले बने हैं। तो अब कल पढ़ेंगे स्थापत्य कला, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल क्वेश्चन पेपर में आया था, मुगलकालीन स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे मुगलकालीन स्थापत्य। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।